अच्छा, आपने आउटपुट देख लिया है कि टाइम टू की क्लास कैसे बनाएंगे और उसका मेन में से उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के लिए कैसे बनाएंगे और उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला केस देखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग कब होगी? एक्सेप्शन हैंडलिंग तब होगी अगर हम टाइम, मिनट और सेकंड की वो वैल्यू दे जो इनवैलिड होंगी, तो उस सूरत में एक्सेप्शन हैंडलिंग लगेगी। अगर हम सेट और के फंक्शन में और की वैल्यू जो है वो वैलिड ना हुई, 0 से 23 के बीच में ना हुई, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसी तरह अगर सेकंड्स की जो रेंज है वो वैलिड ना हुई तो एक्सेप्शन थ्रो होगी, और ऐसे ही अगर सेकंड्स की जो रेंज है वो वैलिड ना हुई तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का जो है वो केस चलेगा। ठीक हो गया। तो अब मेन के अंदर हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे? मेन के अंदर क्या होगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा T6 और उसे क्या दूंगा, आवर्स 27 मिनट 74 और सेकंड 99, तीनों ही इनवैलिड वैल्यूज दूंगा। ठीक है, तो ये कोड मैं ट्राई के अंदर लिखूंगा। जिस कोड का मुझे ये हो कि इसमें एरर आ सकता है उसे मैं ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिखूंगा, और फिर कैच के ब्लॉक के अंदर मैं उस एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा। कैसे हैंडल करूंगा? कैच को मैं एक इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्रिएट करूंगा और उसका एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, वो मैसेज कहाँ से आएगा? वो ट्राई के अंदर जो एक्सेप्शन है उसके लिए आएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इनवैलिड वैल्यूज के लिए ऑब्जेक्ट बना देखते हैं कि उस सूरत में क्या होगा। कोड को रिकम्पाइल करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, इलीगल एक्सेप्शन के केस में एक्सेप्शन इनिशियलाइजिंग टी और ठीक है, तो गेट और में ही एक्सेप्शन आ गई थी, गेट मिनट सॉरी सेट और में एक्सेप्शन आ गई थी। अब आपने तीनों वैल्यूज इनवैलिड दी हैं, और की भी, मिनट की भी और सेकंड की भी। तो यहाँ पर क्या होना, अब इन तीनों में जाके देखें तो ये और के लिए एक्सेप्शन आ रही है, ये और के लिए भी एक्सेप्शन है, ये मिनट्स के केस के लिए भी एक्सेप्शन है, और ये सेकंड्स के केस के लिए भी एक्सेप्शन है। लेकिन होगा क्या कि जब ये यहाँ पर मैं ये तीन वैल्यूज दूंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि तीनों वैलिड आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर है। ये वाला कंस्ट्रक्टर आर कॉल होगा, क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर मैच करता है इस ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर T1 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो इन इन पैरामीटर्स के साथ मैच करता है, यानी कि 0 पैरामीटर्स के साथ। T2 के लिए पांचों इन कंस्ट्रक्टर्स में से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो इस केस के लिए कॉल कर इस पैरामीटर के लिए मैच करता है, यानी कि पहला आर्गुमेंट हो और उसमें बाकी दोनों जो है उसमें जिसमें सिर्फ एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। T3 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? 2 पैरामीटर्स वाला। ठीक है, 5 कंस्ट्रक्टर्स है मेरे पास। T4 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 3 इनपुट पैरामीटर्स हैं इंटीजर टाइप के। और T5 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें, तो ये कंपाइलेशन टाइम पे चीज डिसाइड हो जाएगी कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स में से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना है। वो कंस्ट्रक्टर कॉल होना है जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त जिसके साथ पैरामीटर्स मैच कर जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है? वो जिसके साथ ये पैरामीटर्स मैच करते हैं, वो ये वाला कंस्ट्रक्टर है जिसको 3 इनपुट पैरामीटर्स मिलेंगे। ये क्या कर रहा है? ये सेट टाइम का फंक्शन कॉल कर रहा है। अब सेट टाइम का फंक्शन क्या कर रहा है? वो सेट और का फंक्शन कॉल कर रहा है। सेट और का फंक्शन क्या कर रहा है? वो चूंकि उसने वैल्यू चेक की तो इनवैलिड है, 27 वैल्यू है, तो उसने ये एक्सेप्शन थ्रो किया। और ये एक्सेप्शन क्या मैसेज रिटर्न करती है? और मस्ट बी बिटवीन 0 to 23। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट
अब यहाँ पर कैच की इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कैच के ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, एक मैसेज आउटपुट होगा। वो मैसेज क्या होगा, एक्सेप्शन वाइल इनिशियलाइजिंग T6, और आगे जो ट्राई के वक्त एक्सेप्शन आई है वहां से जो मैसेज आया है, तो वो मैसेज क्या है, वो मैसेज है और मस्ट बी बिटवीन 0 to 23। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम, ये जो सारी डिस्कशन है इसकी समरी क्या है कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स बनाते हैं क्लास के, ताकि हम डिफरेंट तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकें। कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम, कुछ पैरामीटर्स को, अगर कुछ एट्रीब्यूट्स को हम जीरो या डिफॉल्ट वैल्यू कोई और देना चाह रहे हैं तो उनको वो डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाए, और कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें यूजर गिवन या मेन से जो भी वैल्यू आ रही है वो मिले। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप के कंस्ट्रक्टर जो है वो पॉसिबल है जावा लैंग्वेज में। अब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स का केस हो गया, हैंडलिंग भी देख ली हमने। अब आ जाता है कॉम्पोजिशन का कंसेप्ट। अभी तक हमने ऊप के हवाले से, प्योरली ऊप के हवाले से देखें तो क्या चीजें पढ़ी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ऊप कंसेप्ट्स में हमने, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कंसेप्ट्स हमने अभी तक देखे हैं। अभी तक जो चीजें हमने देखी हैं उनमें सबसे पहले हमने देखा है क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी तक हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाए थे। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट की क्लास है, तो असलम अकरम ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट के नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी कंक्रीट वैल्यूज जो है वो मुझे ऑब्जेक्ट्स में मिलेंगी। फिर मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। क्लासेस के टेम्पलेट में मैंने आपको बताया क्या चीज होगी, दो चीजें होंगी, एक मेथड्स होंगे और एक एट्रीब्यूट्स होंगे। और एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके पैरामीटर्स हैं, लेट्स से उसके प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं। यानी कि स्टूडेंट की क्लास है तो उसका नेम उसकी एक एट्रीब्यूट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसका एक एट्रीब्यूट है, उसका जीपीए उसका एक एट्रीब्यूट है। और फिर मैंने बताया आपके इसके अंदर मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं। मेथड्स के अंदर क्या होंगे, उसकी अटेंडेंस कैसे लगानी है वो उसका एक मेथड है, उसको रजिस्टर, कोर्स रजिस्टर कैसे करना है ये उसका एक मेथड है, उसे लेक्चर कैसे अटेंड करना है ये उसका एक मेथड है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर सेट कैसे करना है ये एक मेथड है, रजिस्ट्रेशन नंबर गेट कैसे करना है एक मेथड है, सेट नेम एक मेथड है, गेट नेम एक मेथड है, और कंस्ट्रक्टर्स मेथड है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टर्स में हमने क्या चीज देखी थी, कंस्ट्रक्टर में हमने मल्टीपल केसेस देखे हैं। नो कंस्ट्रक्टर, इसमें कंपाइलर रन टाइम पे फिर खुद से एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। फिर जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, फिर हमने देखा कि फिर ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसे एज ए पैरामीटर इनपुट भी हैं और वो एट्रीब्यूट्स को वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जो हमने लास्ट अभी चीज इसी पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, नो कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल क्या हो सकती है, कि मैं कोई कंस्ट्रक्टर अपने कोड में ऐड नहीं करता। जीरो कंस्ट्रक्टर का क्या, जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है,
स्टूडेंट की क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, लेकिन उसका कोई पैरामीटर मैं नहीं देता। फिर मैं स्टूडेंट की क्लास का एक कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, से पैरामीटर मैं देता हूँ n और m। n जो है वो नेम में चला जाएगा, और r जो है वो n और r दो पैरामीटर लिखता हूँ, n नेम में और r रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर मैं स्टूडेंट की क्लास का एक और पैरामीटर लिखता हूँ, जो कि उसके सिर्फ n वैल्यू से देता हूँ। ठीक है, अब ये तीनों मल्टीपल पैरामीटर्स मैं एक ही क्लास के लिए बना सकता हूँ, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। ठीक हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट। अब एक इन सारे कंसेप्ट के अलावा आप जो हम कंसेप्ट देखने जा रहे हैं वो कॉम्पोजिशन। इनके अलावा जो चीजें हमने देखी हैं, लूप्स बनना, फंक्शन के अंदर लूप लगाने हैं, अरेज यूज करने हैं, इफ एल्स लगाना है, ये सारी चीजें हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में पढ़ चुके हैं। हमने अब सिर्फ ये देखा है कि क्लासेस के अंदर उन्हें कैसे यूज करना है। जो ये चीजें मैंने स्लाइड में आपको दिखाई है, बेसिकली ये वो ऊप के कंसेप्ट हैं जो अभी तक हम देख चुके हैं। अब ऊप का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे आ रहा है, वो है कॉम्पोजिशन। अब जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स विद इन कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट। कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो एज ए मेंबर मौजूद है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास है यूनिवर्सिटी और एक क्लास है स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी एक क्लास है और एक क्लास है स्टूडेंट। ठीक है, यूनिवर्सिटी के क्लास के क्या एट्रीब्यूट होंगे? यूनिवर्सिटी का एक नाम होगा, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और उसकी लोकेशन क्या है अलग से। ठीक है, या उसके नंबर ऑफ, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, ये उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट की क्लास के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? स्टूडेंट का एक नाम होगा और एक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये दो एट्रीब्यूट्स। अब देखें, यूनिवर्सिटी इज कंपोज्ड ऑफ स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी कहते हैं इसलिए कि उसमें स्टूडेंट्स होते हैं। ये जो यहाँ मैंने कंपोज्ड का लफ्ज यूज किया, ये बेसिकली कंपोजिशन को कंपोजिशन करने की वजह, यानी यूनिवर्सिटी हैज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी हैज ए स्टूडेंट, इसको हैज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं। हैज ए रिलेशनशिप क्यों कहते हैं? कि यूनिवर्सिटी, मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी हैज ए स्टूडेंट, कार हैज ए टायर, हाउस हैज ए किचन। ठीक है, तो हाउस इज कंपोज्ड ऑफ किचन, यूनिवर्सिटी इज कंपोज्ड ऑफ स्टूडेंट्स, कार इज व्हीकल इज कंपोज्ड ऑफ टायर।
ठीक है, तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के का मेंबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, मैं एक नया मेंबर इसमें ऐड करता हूं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स का मुझे पूरा एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिवर्सिटी क्लास का एक मेंबर है। ठीक है, अब आप ये करें, कि यूनिवर्सिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूनिवर्सिटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉमसेट्स। यूनिवर्सिटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉमसेट्स, या इसका नाम रख देते हैं U1। और इसका जो भी कंस्ट्रक्टर है उसको दो वैल्यूज पर पास करनी है, कि उसका नाम और एक उसको लोकेशन जो है। ठीक हो गया, ये हमने यूनिवर्सिटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक हो गया, इस तरह स्टूडेंट क्लास के दो तीन ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, S1 S2 S3। ठीक है, इन तीनों का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हम पास कर लेते हैं यूजर से लेके। ठीक है, तीनों के अलग अलग नाम और अलग अलग ठीक हो गया। तो मैंने तीन स्टूडेंट्स बनाए, जिसको पहले को नेम N1 और R1 दिया, ये लेट से यूजर से वैल्यूज दी है। S2 को N2 और R2 दिया, और S3 को N3 और R3 के। अब मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी इज कंपोज्ड ऑफ स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सिटी डॉट एडमिशन का एक फंक्शन मैं लिखता हूँ। ठीक है, और उसे ये स्टूडेंट जो है ये S1 S2 और S3 ये तीनों दे देता हूँ, और इनको एज ए एरे अपने पास स्टोर कर लेता है। तो ये है कॉम्पोजिशन का कंसेप्ट, जहाँ एक क्लास जो है, एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये U1 जो है, इसके अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट S1 S2 और S3 जो है एज ए मेंबर मौजूद है। तो यूनिवर्सिटी इज कंपोज्ड ऑफ स्टूडेंट्स, हाउस इज कंपोज्ड ऑफ किचन, व्हीकल इज कंपोज्ड ऑफ टायर, ये सब एग्जांपल्स हैं कॉम्पोजिशन की। ये जो कंसेप्ट है इसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। अब इसकी एग्जांपल जो हमारे पास बुक वाली है उसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको अभी सिर्फ आइडिया दिया। कॉम्पोजिशन का कंसेप्ट है, ए क्लास हैव रेफरेंसेस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लासेस एज मेंबर। ठीक है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रेफर किया जाएगा, वो उसका पार्ट होंगे। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन and it is sometimes referred to as a relationship. University has a student, university has a vice chancellor, car has a जो है कार हैज एन इंजन। ठीक होगा, कार हाउस हैज ए किचन। ठीक है, ये सब कॉम्पोजिशन के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आप देखें, जो मैंने आपको बहुत शुरू में एक बात कही थी इस कोर्स के स्टार्ट में, कि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो को बड़ा अच्छा जो है ऊप जो है बड़ा अच्छा मॉडल करता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो को। तो उसकी एक एग्जांपल ये कॉम्पोजिशन की शक्ल में आप देख लें, कि कैसे हमने क्लासेस बना ली और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम एक दूसरे से उनकी रिलेशनशिप बना रहे हैं, जैसे ये हैज ए रिलेशनशिप है। ठीक है, तो
यूनिवर्सिटी हैज ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एज इट्स मेंबर। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल बना के भी दिए। अब जो बुक में प्रोग्रामिंग वाली एग्जांपल है जो बुक में की हुई, उन्होंने वो कहा कि एम्प्लॉय की क्लास है और डेट की एक क्लास है, और डेट की क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एम्प्लॉय की क्लास के मेंबर्स है। सबसे पहले डेट की क्लास को देख लें। डेट की क्लास जो है, एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। ये डेट की क्लास है। और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं मंथ, डे और ईयर। कौन सा मंथ है ये साल का, कौन सा डे है और कौन सा ईयर है। ठीक है, तो ये डेट की क्लास के 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब डेट की क्लास के मेंबर फंक्शंस क्या है। अच्छा, इसका एक और यूज करना पड़ेगा हमें, एरे, इंटीजर एरे, जो कि डेज पर मंथ बताएगा। यानी कि पहला मंथ है तो उसमें कितने डेज हो सकते हैं, दूसरे मंथ में कितने हो सकते हैं, तीसरे में कितने हो सकते हैं। तो ये 13 वैल्यूज का मैं एक एरे बनाऊंगा ताकि मुझे इंडेक्स 0 ना यूज करना पड़े। तो इसमें डेज पर मंथ भी इसका एक एट्रीब्यूट है, एक एरे है डेज पर मंथ का। डेज मंथ। अब ये प्रैक्टिस जो यहाँ पर मैंने फॉलो नहीं की वो आपने करनी है कि आपने एट्रीब्यूट का नाम हमेशा से स्मॉल लेटर से रखना है। ठीक है, मंथ एम से स्टार्ट करना है, डे जो है स्मॉल डी से स्टार्ट करना है, और ईयर जो है वो स्मॉल वाई से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये क्लास डेट है, इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, डे, मंथ और ईयर। और आपने जब भी एट्रीब्यूट का नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। अच्छा, अब इसके फंक्शंस के देखते हैं। फंक्शंस कौन कौन से हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं। इसका एक कंस्ट्रक्टर है, डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसे मैं 3 एट्रीब्यूट्स दूंगा,
मंथ, डे और ईयर के लिए। ठीक है, सबसे पहले हो गया इसका कंस्ट्रक्टर। फिर एक मंथ है जो चेक करेगा कि ये मंथ की जो वैल्यू है विद इन रेंज है या नहीं है। ये वैलिडेशन करेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर के या किसी भी और फंक्शन के अंदर के मंथ की वैल्यू 0 से 1 से 12 के बीच में है या नहीं। मंथ जो है वो 1 से 12 के बीच में होगा, 0 नहीं रखेंगे हम उसकी वैल्यू। अच्छा, फिर आएगा चेक डे। डे के लिए क्या चेक लगाना है? अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें देखें कि डे जो है वो 0 और फिर देखना है कि उस मंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने डेज अलाउड है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट बनाया डेज पर मंथ के नाम से। ठीक है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो चेक डे के अंदर क्या होगा, हम चेक करेंगे कि उसका वो मंथ जो है वो वैलिड डेज हैं उस मंथ के लिए या नहीं। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे चेक डेज का। फिर चेक डेज के बाद हम बनाएंगे चेक डेज के बाद हम फंक्शन बनाएंगे टू स्ट्रिंग का, जो कि डे को शो करेगा। तो जो फॉर्मेट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पहले मंथ फिर डे फिर ईयर स्लैश ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, तो एक टू स्ट्रिंग का फंक्शन हम रखेंगे। जैसे हम टाइम को खास फॉर्मेट में शो कर रहे थे पिछली एग्जांपल में, वैसे इसको भी हम शो करेंगे डे फॉरवर्ड स्लैश मतलब मंथ फॉरवर्ड स्लैश डे फॉरवर्ड स्लैश ईयर। इस तरह से हम इसको स्ट्रिंग के फंक्शन में शो करेंगे। फिर फाइनली तो ये हमारी क्लास बन गई डेट की क्लास। डेट की क्लास में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, मंथ, डे, ईयर और एक डेज पर मंथ। ये चेक करने के लिए कि इस जो नंबर ऑफ डेज, अगर इस किसी पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है, लेट्स से फरवरी की बात हो रही है, तो उसकी जो रेंज है 0 से 28 या लीप ईयर के केस में 0 से 29 तो नहीं है या नहीं है। अगर मंथ जो है वो जनवरी का है तो वो 0 से 31 सॉरी 1 से 31 के बीच में है या नहीं। अगर अप्रैल की बात हो रही है तो 1 से 30 के बीच में है या नहीं है। ये सारा चेक लगाने के लिए हमने एक एट्रीब्यूट डेज पर मंथ बना दिया। फिर हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 फंक्शंस और हमें यूज करेंगे, अलग से मेंबर फंक्शंस हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होंगे, चेक मंथ और चेक डेज। और एक टू स्ट्रिंग है जो कि एक खास फॉर्मेट में डेट को स्क्रीन पे शो करेगा। एक क्लास होगी डेट, दूसरी क्लास हम बनाएंगे एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की क्लास के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? एम्प्लॉय क्लास में फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा और 2 उसकी डेट्स होंगी, बर्थ डेट और हायर डेट। फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और फिर एक बर्थ डेट होगी और एक हायर डेट होगी। इस डेट उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसको इस ऑर्गेनाइजेशन में कब हायर किया गया। ठीक है, अब इसमें कॉम्पोजिशन कैसे आ गई, इसमें ये देखें जो एट्रीब्यूट्स हैं बर्थ डेट और हायर डेट, ये दोनों जो हैं ये डेट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये दोनों जो है वो डेट क्लास के
ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एन एम्प्लॉय इज कंपोज्ड ऑफ डेट एंड एम्प्लॉय हैज ए डेट। ठीक है, एम्प्लॉय हैज ए डेट या एम्प्लॉय इज कंपोज्ड ऑफ डेट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के अंदर डेट क्लास के ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे। कैसे मौजूद होंगे? उनका रेफरेंस होगा, उनका एड्रेस होगा। हम कोड की कोडिंग एग्जांपल में देखेंगे। अच्छा, एम्प्लॉय क्लास के इसमें क्या इसमें मौजूद हैं, क्या कहेंगे, इसमें क्या क्या मौजूद हैं? मेंबर फंक्शन, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा इसका कंस्ट्रक्टर। एम्प्लॉय क्लास के मेंबर फंक्शन में सबसे पहले होगा एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर को हम 4 वैल्यूज पास करेंगे, फर्स्ट, लास्ट नेम और 4 डेट। ठीक है, इसको हम एक फर्स्ट नेम पास करेंगे, एक लास्ट नेम पास करेंगे और 2 डेट्स पास करेंगे, एक डेट और एक हायर डेट। ठीक है, ये 4 एट्रीब्यूट्स से हम पास करेंगे, ये इसका कंस्ट्रक्टर होगा। आगे आए इसमें, और ये टू स्ट्रिंग होगा। इसके अंदर टू स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसे एक उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हायर डेट और बर्थ डेट जो है ये स्क्रीन पे शो करेंगे। अब टू स्ट्रिंग के फंक्शन की क्या खास बात कि इसके अंदर एक तो एम्प्लॉय के अपने एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय के वो एट्रीब्यूट्स जो इंट्रिंसिक टाइप्स के हैं, जो बेसिक टाइप्स के हैं। एम्प्लॉय के अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ये किसी क्लास के मेंबर्स नहीं है, ये शो होंगे, लेकिन साथ में बर्थ डेट और हायर डेट शो होंगे, जो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो होंगे। ठीक है, इसकी कोडिंग एग्जांपल को हमने देखना है अभी अगले लेक्चर में।